गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए यूनिट 5 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम। सबसे पहले हम स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर स्टोक्स थ्योरम पर बेस्ड सम कुछ क्वेश्चंस उसमें हम करेंगे। ठीक है, और स्टोक्स थ्योरम को का सिर्फ स्टेटमेंट ही हम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, मैं वो रिग्रेस स्टेटमेंट आपके लिए लिख देता हूँ पूरा का पूरा एग्जैक्टली। बट उसमें मेन फॉर्मूला जो होता है वो हमें सिंपल एक लाइन का याद करना होता है। मेन रिग्रेस स्टेटमेंट इसका है कि इफ एस इज एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व सी एंड एफ वेक्टर is equal to f1i plus f2j plus f3k is any vector point function having continuous first order partial derivatives. Then closed interval over C f vector dot dr vector is equal to double integral over S curl of f vector dot n cap ds। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है स्टोक्स थ्योरम जो कहती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ये स्टोक्स थ्योरम बेसिकली कह क्या रही है। ये स्टोक्स थ्योरम आपको इस सिंगल इंटीग्रल और इस डबल इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बता रही है। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बता रही है। ये क्या कह रही है कि एफ वेक्टर क्या है। एफ वेक्टर एक वेक्टर है जो आपको ऑलरेडी गिवन हो। एफ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। इसके अलावा आपको एक सरफेस विद कर्व गिवन होगा। मींस सबसे पहले बात, ये जो सिंगल इंटीग्रल है इसके बीच में मैंने एक ये सर्कल बनाया है। तो आपसे ये इंटीग्रल आप जानते ही हो क्या होता है। मैंने ये एक सर्कल बनाया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल का क्या मतलब है कि क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है इस इंटीग्रल में जो ये सी दिया है हमें, ठीक है, ये बाउंड्री है किसी क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं। क्लोज्ड कर्व उसे कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। जैसे सर्कल, सर्कल को आप यहां से बनाएंगे तो इस तरीके से बनाने के बाद उसको उसी पॉइंट पे खत्म करेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल को अगर आप बनाएंगे तो ये जहां से आपने बनाना शुरू करा वहीं पर ही जाकर के आप खत्म करेंगे। स्क्वायर, तो इस पॉइंट से आपने स्क्वायर बनाना शुरू करा ये, और फिर ऐसे, और फिर यहाँ वापस चले गए। रेक्टेंगल, फिर इस तरीके से आपने किया तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये सारे के सारे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो इनकी बाउंड्री को हमने, ये जो बाउंड्री है हमारी, इसको हमने सी बोला है। इन सबको सी बोला है, क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री को हमने सी बोला है। इसमें जो हम
ये लेते हैं, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है। तो सी समझ गए क्या है? सी है ये। ठीक है, मैं आपको दूसरे कलर से देखता हूं, करके दिखाऊं। तो अगर हम बात करें इस, क्या है, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ग्रीन कलर से, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की जो लाइन है ये कहलाती है बाउंड्री सी। और इसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है, जैसे मैं अगर अंदर के एरिया को इससे रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये कहलाता है एस। इससे जैसे सर्कल के अंदर का एरिया यहाँ पर इस फॉर्मूले में कह रहा है एस। इस ट्राइंगल के अंदर का एरिया है एस, इसके अंदर का एरिया है एस। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया, इसको हम एस से रिप्रेजेंट किया है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है एस, उससे मतलब हमारा ये है। ठीक है, तो सी क्या है वो आपको पता चल गया। ये सर्कल क्यों बना है इंटीग्रल पे वो आपको पता चल गया। एफ वेक्टर क्या है वो आपको पता चल गया, क्वेश्चन में दिया होगा। डी आर वेक्टर क्या है? ठीक है, तो डी आर वेक्टर हमारा क्या होता है? डी आर वेक्टर हमारा होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये हमारा डी आर वेक्टर होता है। ठीक है, डबल इंटीग्रल आप जानते ही हो क्या होता है। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालना आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपने ट्वेल्थ क्लास में सीखी थी वही है। अब समझते हैं एन कैप क्या है। एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू एस, सरफेस एस। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एस। जैसे अगर हम इस सर्किल की बात करें, तो इस सर्किल के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होगा वो हमारा एन कैप है। इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, उसी को हमने एन कैप यहाँ पर कहा है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 3D, आपका 3 डायमेंशनल कोई फिगर है, ठीक है, और उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। और वो जो आपने स्क्वायर बनाया है वो एक्स वाई प्लेन पे बनाया है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे बनाया है। जैसे सपोज करो, ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक, ये आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस आपकी खड़ी हुई है ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर। आपने यहाँ पर कोई ये स्क्वायर बना दिया, ये किस पे बनाया? एक्स वाई प्लेन पे। तो जेड एक्सिस, जेड की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? जेड, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर लगता है? के कैप। तो अगर आपका कोई एस जो है एक्स वाई प्लेन में पड़ता है, तो उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर लगता है वो जेड एक्सिस के अलोंग लगता है, और वही यूनिट वेक्टर होता है जिसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाला यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। ठीक, यहाँ पर आई एक्सिस के अलोंग लगता है आई कैप, जे एक्सिस के, वाई एक्सिस के अलोंग लगता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग लगता है के कैप। तो ये सब आपके लिए है। और डीएस का क्या मतलब है? डीएस का मतलब है डीएक्स। इस डीएक्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसको अभी आप फिलहाल ये याद रख लो, डीएक्स का क्या मतलब है। डीएस का मतलब है, आप इस तरह थोड़ा सा आसान रहेगा, डीएक्स डीवाई और डीवाई डीजेड और डीजेड डीएक्स। ठीक है, तो इसके तो हैं। जैसे नंबर एक बात यह है कि आपका जैसे ये हमने किया है, यहाँ पर हमने जो फिगर बनाई है, स्क्वायर बनाया है, वो किस में पड़ रहा है? एक्स वाई प्लेन में पड़ रहा है। तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएस की वैल्यू हो जाएगी डीएक्स डीवाई।
ठीक है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वाली हट जाएंगी। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन ये है कि ये हटेंगी क्यों। ये इसलिए हट जाएंगी क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर ये ट्रायंगल वो स्क्वायर बनाया एक्स वाई प्लेन में, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई इस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए जेड की वैल्यू हो गई जीरो, और डी जेड की वैल्यू क्या हो गई, वो भी हो गई जीरो। जेड भी जीरो और डी जेड भी जीरो, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो डी जेड जीरो होते ही ये भी जीरो हो गया, और डी जेड जीरो होते ही ये भी जीरो हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, डी एक्स डी वाई। तो डी, इस तरीके से हम ds की वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको समझाने लगा था, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन ये आपका समझाने का है। इसमें हमने स्टेटमेंट में थोड़ा सा रिग्रेस है बस, ये वाला मेन पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे एन कैप डीएस से आगे जो आपका है वो मैं लिख देता हूं। वो है वेयर एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ एस drawn in the sense in which a right-handed screw would advance when rotated in the sense of description of C। तो जो चीज मैंने आपको बताई है वही यहाँ लिखा है। एन कैप क्या लिखा है, वेयर एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर at any point of surface S drawn in the sense in which the right-handed screw would advance and rotated in the sense of the description of C। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है C की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और एन कैप सरफेस एस पे लगेगा बाहर की डायरेक्शन में। या फिर इसको बाहर की डायरेक्शन में कैसे, जैसे कि आप जब पेज को घुमाते हो तो जो स्क्रू होता है, स्क्रू को घुमाते हो राइट हैंड से, तो उस डायरेक्शन में, इट मींस अगर बेसिकली समझा जाए सरफेस से बाहर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये चीज और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका एकेटीयू में 2015 में और 18 में आया था। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस टू एक्स वाई जे टेकन राउंड द rectangle bounded by the lines x equal to plus minus a, y is equal to 0,
वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, उसने क्या कहा है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। इस नंबर पे इस वर्ड पे ध्यान रखना, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है जो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं और दिखाना है कि दोनों की वैल्यू सेम है। कई बार क्वेश्चन में वेरीफाई वर्ड यूज ना होके यूज होगा इवेलुएट। तो जैसे ही आप इवेलुएट वर्ड यूज होगा तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा राइट हैंड साइड ही निकालेंगे। इसको ध्यान से रखोगे। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, उसमें भी वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो याद रखना, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपका जो स्टोक्स थ्योरम कहती है उसका स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, तो बाई स्टोक्स थ्योरम, जो फॉर्मूला है हमारा वो हम लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटरवल इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है और राइट हैंड साइड निकालनी है। ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है, उसने एफ वेक्टर दे दिया है और कहा है टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू बी। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ कैसे करेंगे हम इसको, ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो लाइन हमें क्वेश्चन में दी है उसको हम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए लाइन कौन सी हुई, x इक्वल टू ए लाइन हमारी ये हो गई। दूसरी लाइन दी है x इक्वल टू माइनस ए। तो x इक्वल टू माइनस ए लाइन कौन सी हो गई, ये x इक्वल टू माइनस ए। फिर कौन सी हुई दी है हमें, फिर दी है यहाँ पर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बी। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हुई, वो ही ये y एक्सिस। y इक्वल टू बी, ये लाइन पड़ेगी हमारी y इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसमें नामकरण कर देते हैं इसका। तो इसके नाम में हम इसको रख देते हैं ए, इस नाम को बी। ठीक, सी, यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर इसको सी बोला गया है, तो इसलिए इसका नाम डी और इसका नाम हम ई रख देते हैं। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी। डी के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए कॉमा बी। और ई के कोऑर्डिनेट क्या है, ई के कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हमारा सी क्या है, ये जो सी है, ये सी क्या है, ये सी है इस रेक्टेंगल की बाउंड्री। इस रेक्टेंगल की बाउंड्री को हमने सी कहा है। तो सी का मतलब है ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। समझ गए, ए बी यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, बी डी यानी कि ये, डी ई यानी कि ये, और ई ए ये। तो सी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो सी है वो क्या है, सी है ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई प्लस ई ए लाइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ डॉट डी आर क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj। आर वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है, dxi प्लस dy j
प्लस डी जेड के। तो डॉट प्रोडक्ट करनी आप जानते ही होंगे आई होप, आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट की जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, और के कोफिशिएंट की के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। तो यहां आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy। आगे dz नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर k का कोफिशिएंट 0 है, 0 इंटू डी जेड इक्वल टू हो गया 0। तो ये हमने f डॉट डी आर निकाला। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी फॉर इक्वेशन नंबर 1 में? वो है क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा? बेसिकली सी। सी क्या है? 4 लाइन का एडिशन। कैसे पता? ये पता। ठीक है, बाउंड्री। तो इसे हम, इस इंटीग्रल को 4 पार्ट में हम ब्रेक कर देते। ठीक है, कौन सा? ए बी प्लस बी डी के अलोंग एफ डॉट डी आर वेक्टर प्लस डी ई के अलोंग एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और लास्ट में ई ए के अलोंग एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें इन चारों इंटीग्रल की वैल्यू, पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल, तीसरा इंटीग्रल और चौथा इंटीग्रल, इन चारों की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले पहले वाला इंटीग्रल, इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर ए बी इज इक्वल टू, इंटीग्रल का साइन एज इट इज, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर एज इट इज। अब ये जो ए बी लिखा है, ए बी लाइन की इक्वेशन है, तो ए बी जो लिखा है उसकी इक्वेशन क्या है? ए बी लाइन की इक्वेशन, उसकी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए। वो यहां लिख दो। एक्स इक्वल टू ए है तो dx की वैल्यू क्या होगी? dx की यानी डिफ्रेंशिएशन। तो x का डिफ्रेंशिएशन किया dx, a का डिफ्रेंशिएशन किया तो 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया इंटीग्रल। उसके बाद ये जो x इक्वल टू ए और dx इक्वल टू 0 है, इसको आप रख दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो जैसे ही हम 2 में रखते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इंटू 0 माइनस 2ay dy। ठीक, तो बेसिकली ये क्या हो गया? इंटीग्रल -2ay dy। तो y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर y की लिमिट रखी जाएगी। हमारा क्या था? ए बी लाइन था। ए बी लाइन में देखो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर y की लिमिट है 0 और यहाँ पर y की लिमिट है b। तो y जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? 0 से b। इसको इंटीग्रेट कर दो, -ay स्क्वायर, लिमिट रख दो 0 टू b, तो ये हो जाएगा -ab स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको आई होप। दूसरे के अलोंग निकालते हैं। अगला क्या है? अगला हमें निकालना है इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ओवर बी डी। तो बी डी के अलोंग अगर हम निकालेंगे तो फिर वही बी डी की इक्वेशन देखो क्या है। बी डी हमारी ये लाइन है, बी से, ये बी से ले स्टार्ट होके डी तक। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी। तो डी वाई की वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक, तो ये हो गया एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसमें y इक्वल टू बी और dy इक्वल टू 0, ये रख दो आप इक्वेशन नंबर 2 में।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में रखा y इक्वल टू बी और dy जीरो, तो ये तो जीरो हो गया पूरा का पूरा dy जीरो होने के कारण। अब इसमें y की जगह हमने b रख दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। ठीक, लिमिट किसकी चाहिए हमें, यहाँ पर x की चाहिए, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम b से d की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो y की x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, b पे x की लिमिट कितनी है, a, और d पे x की लिमिट कितनी है, -a। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, a टू -a। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप -a टू a लिमिट ना कर दें। क्यों नहीं कर सकते हम वो, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ये दी हुई है एंटी क्लॉकवाइज, बी से डी की ओर। तो हम लिमिट बी से डी की ओर लेंगे, ना कि डी से बी की ओर। ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर दो, x³ बाई 3 प्लस बी स्क्वायर x, और x की लिमिट आप यहां रख दो a टू माइनस। ठीक है, तो जैसे आप ये लिमिट रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस, तो -2a³ बाई 3 -2ab²। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी तो आपको आई होप आती है। ठीक है, बीडी के अलोंग निकाल दिया, अब हम डीई के अलोंग निकालते हैं ये वाला। ठीक है, डीई के अलोंग निकालते हैं तो हम फिर से वही इंटीग्रल डीई एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डीई लाइन की इक्वेशन कितनी है, डीई लाइन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो गई हमारी, इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -a। ठीक है, ये हो गई x इक्वल टू -a, और dx इज इक्वल टू हो गया 0। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें x इक्वल टू a और dx इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये है। इसमें dx 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर x इक्वल टू हम रख देते हैं -a। तो x इक्वल टू -a रखा तो ये हो गया 2y dy। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल 2y dy। x इक्वल टू -a रखा तो a भी आएगा। ठीक है, और यहाँ हमें किसकी लिमिट चाहिए, y की लिमिट चाहिए अलोंग DE। तो आप जैसे आप DE को देखोगे तो D में y की लिमिट यहाँ पर कितनी है, b, और यहाँ पर कितनी है y की लिमिट, 0। तो हम लिमिट रखेंगे b टू 0। ठीक है, ये नोट ध्यान देना, b टू 0। आप लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, 0 टू b कर देते हैं, वो नहीं करना। b टू 0 जिसके अलोंग डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अनुसार आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डी से ई की ओर। तो डी हमारा लोअर पॉइंट होगा, लोअर लिमिट होगी, और ई जो होगा वो हमारी अपर लिमिट होगी। इसमें आगे इसको इंटीग्रेट कर दो, y² बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b टू 0, तो ये हो गया -ab²। इक्वेशन नंबर जो भी आपकी चल रही है, इक्वेशन नंबर 6। तो अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लास्ट में हमें क्या निकालना है, इक्वेशन 3 का ये निकालना है अलोंग ई ए। ठीक है, वो निकालते हैं। तो इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग ई ए इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ई ए, ई ए क्या है, ई ए हमारी ये वाली लाइन है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली dy भी 0 हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, dy इक्वल टू 0। तो f डॉट डी आर, जो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला, उसमें y इक्वल टू 0 और dy इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो जैसे हम ये रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ये
डी वाई इज इक्वल टू जीरो रखते ही ये पोर्शन जीरो हो गया, और इसमें वाई इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लाइन क्या हम इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ई ए लाइन के रेस्पेक्ट। तो ये फिगर में देखते हैं, ई ए लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली। इसमें देखते हैं एक्स की लिमिट क्या है, ई पे एक्स की लिमिट है -a, ए पे लिमिट है एक्स की a। तो यानी कि हमारा कहां से कहां तक जाएगा, एक्स की लिमिट -a से a। इसको इंटीग्रेट कर दो, x³/3 लिमिट -a to a। तो ये आपके पास अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो a³/3 माइनस माइनस प्लस a³/3 इज इक्वल टू 2a³/3, इक्वेशन नंबर 7। तो ये जो वैल्यूज निकाली आपने 4, 5, 6, 7 में, उसे इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो पुट 4, 5, 6, 7 इंटू 3। जैसे हम 3 में रखते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं हम। जैसे इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू है ये हम रख देंगे किसकी जगह, ये हम रख देंगे इसकी जगह, प्लस इसी तरह आगे सब रख देंगे। तो -ab², क्या वैल्यूज आई है, -ab², इक्वेशन नंबर 5 से, 4 से, 5 से ये आई है, -2a³/3 -2ab², फिर इक्वेशन नंबर 6 से -ab², 7 से 2a³/3। ठीक है, इनको ऐड कर दो, ये वाला चीज इससे कट गया, बाकी क्या बचा, -4ab², इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल करके आ गई। इसी तरीके से हम लोग अपनी ये लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकाली है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 की ये जो कर्ल है, इसकी राइट हैंड साइड क्या कहती है, डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। तो एफ वेक्टर हमें पहले से ही पता है, पहले कर्ल ऑफ एफ निकाल लो। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा आपका, वही डिटर्मिनेंट आई जे के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, एफ वेक्टर से रख दो वैल्यू, एफ वेक्टर से यहाँ क्या आएगा, x² + y² -2xy, और यहाँ पर 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सभी लोग जानते हो, आप करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 4y⁻k। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया कर्ल ऑफ एफ। इसमें रखने के लिए एन कैप क्या है यहाँ पर, हेयर एन कैप क्या है, देखो ये जो हमने फिगर बनाई है, ये हमारी फिगर किस प्लेन पे बनी है, ये बनी है एक्स वाई प्लेन पर। जब ये एक्स वाई प्लेन पे बनी है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। जब वो जेड डायरेक्शन में होगा तो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा लगता है, के कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली वो हो गई आपकी के कैप। एन कैप इज इक्वल टू के कैप। ठीक है, अब डीएस डिफाइन करना है। डीएस क्या होगा हमारा, डीएस होगा, ये जो डीएस हम निकालेंगे ये क्या होगा, ये होगा जिस पर हमारा कर्व है, जिस पे हमें इंटीग्रेट करना है। ये देखो, ये फिगर कौन से
उसमें बनी है, कौन से प्लेन में बनी है, एक्स वाई प्लेन में बनी है। तो यहाँ पर ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx dy। वाई जेड प्लेन में बनती तो dy dz, जेड एक्स प्लेन में बनती तो जेड डी जेड डी एक्स। अब एक्स वाई प्लेन में बनी है तो ये हो गया डी एक्स डी वाई। तो ये सारी वैल्यूज हम अपने राइट हैंड साइड में रख देते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ है -4y के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू है के कैप, डीएस की वैल्यू है dx dy। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया, ओवर एस, डबल इंटीग्रल 4 - 4y के कैप की, के कैप डॉट के कैप हो जाता है 1, dx dy। अब हमें यहाँ पर लिमिट्स रखनी है। तो डबल इंटीग्रल की लिमिट कैसे रखी जाती है वो आप पहले से ही जानते हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल के। ठीक है, तो आपका मन है वर्टिकल डालें, वर्टिकल डाल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल डालना चाहें तो हॉरिजॉन्टल डाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि चारों इक्वेशंस जो है हमारी x इक्वल टू, चारों लाइन जो है हमारी वो कांस्टेंट है। तो अगर हम वर्टिकल डालें या हॉरिजॉन्टल डालें, स्ट्रिप दोनों ही केस में हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट मिले। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हमें डबल इंटीग्रल की लिमिट रखनी है। ठीक है, डबल इंटीग्रल की लिमिट निकालनी है। डबल इंटीग्रल के लिए एरिया कौन सा है जिस पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो इस पे हमें लिमिट डालनी है। चाहे आप वर्टिकल डालें चाहे आप हॉरिजॉन्टल डालें, उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर आप y की लिमिट वेरिएबल चाहते हैं तो वर्टिकल डालिए, x की लिमिट वेरिएबल चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल डालिए। ठीक है, बस इतना सा ये कंसेप्ट है। मान लो आप वर्टिकल डालना चाहते हैं तो ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पर डाल दी। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इस वाले कर्व से हो रही है, तो ये हो गया y इक्वल टू 0। एंड कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो y इक्वल टू b। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, हमारी लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 से b। अब इस स्ट्रिप को आप लेफ्ट टू राइट कहाँ तक मूव कर सकते हो, लेफ्ट में आप यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक कर सकते हो। ठीक, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो गई, -a। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो गई, a। तो x की वैल्यू हमने यहाँ रख दी -a to a। ठीक है, तो अब यहां पर आप इंटीग्रेट जब करेंगे तो किसी के भी रेस्पेक्ट पहले कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो ये लिमिट्स हैं ये चारों के चारों कांस्टेंट है। तो सपोज आप y के रेस्पेक्ट ही पहले करना चाहते हैं तो x इक्वल टू -a to a, -4 कांस्टेंट y² by 2, ये हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया 0 to b dx। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल -a to a -2b² dx। फिर से इंटीग्रेट कर दो, -2b² x -a to a, इसमें आप लिमिट रख दो, तो a to a -2b² इंटू 2a। तो ये आपके पास निकल के आया -4ab², इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन नंबर 9 जो है वो हमारी, अब मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पेज पे दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और इक्वेशन नंबर 9 जो है वो राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 8 में, उसकी वैल्यू भी -4ab² आई है, और राइट हैंड साइड जो कि इक्वेशन नंबर 9 में है उसकी वैल्यू भी -4ab² आई है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होने के कारण, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 8 एंड 9 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टोक्स थ्योरम
इज वेरीफाइड। ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप एक पेज पे देखना चाहें तो उसके लिए ये रहा पूरा क्वेश्चन एक पेज पर, आप इसको समझ सकते हैं। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं आया है तो आप इसको फिर से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी सेम इसी तरीके से है। ये वाला क्वेश्चन आपका एकेटीयू में 2021 और 24 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे इंटीग्रेटेड राउंड द square whose sides are x equal to 0, y is equal to 0, x equal to a, y is equal to a in the plane z equal to 0। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है सॉल्यूशन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फास्टली करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपको उसमें क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे बाई स्टोक्स थ्योरम। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जहाँ आपने स्टेटमेंट सही लिखा वहीं आपने आधी रेस तो जीत ली। ओवर सी एफ वेक्टर डॉट सी डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। इक्वेशन नंबर 1। बस। आगे क्या है? जो हमें बाउंडेड रीजन दिया है वो ड्रॉ कर लो। उसने रीजन क्या दिया? एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू ए इन द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो। तो प्लेन जेड इक्वल टू जीरो जीरो कहने का मतलब क्या है? समझ ही गए होंगे आप लोग। नहीं समझे? जेड इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जिसमें जेड इक्वल टू आपका जीरो होता है। कैसे? क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कैसे। देखो, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर मैं कोई फिगर यहाँ पर बना देता हूँ, इस जगह ये सर्कल मैंने बना दिया एक्स वाई प्लेन में, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? जेड की वैल्यू वो जीरो होगी। यानी कि जेड इक्वल टू, सॉरी, जेड इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है एक्स वाई प्लेन। ठीक है। तो अब हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं जो लाइनें हमें दी हैं। लाइन दी है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू जीरो तो ये हो गई आपकी y एक्सिस, और y इक्वल टू जीरो आपकी ये हो गई x एक्सिस। ठीक। और इसके अलावा उसने दी है x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए। एक लाइन ये मान लो, इसकी वैल्यू हो गई x इक्वल टू ए, और दूसरी लाइन आप ये मान लो, ये हो गई y इक्वल टू ए। ठीक है, ये हो गई y इक्वल टू ए। इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। नाम दे दो इनको। मान लो इसको O दे दिया, इसको A दे दिया, इसको B दे दिया और इसको C दे दिया। C दे दो, D, C हमारा पहले से है तो इसका नाम हमने D दे दिया।
बिल्कुल सेम उसी में जैसे हमने अभी किया था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सिंगल क्लोज्ड इंटरवल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ओ ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रल ए बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रल बी डी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस इंटीग्रल डी ओ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यूज निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले निकाली थी। इंटीग्रल ओवर ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल, अरे वो निकालना रह गया हमारा है ना, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या हो गया आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे डॉट डी आर वेक्टर होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब हमें यहां से इक्वेशन नंबर 2 के इंटीग्रल निकालते हैं। ओ ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओ ए ओ ए लाइन लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 तो dy की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 0। f डॉट डी आर जो कि इक्वेशन नंबर 3 में है उसमें y इक्वल टू 0 dy इक्वल टू 0 रखते हैं, वो रखते ही ये टर्म आपकी 0 हो जाती है। तो क्या बचता है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट क्या है अलोंग ओ ए, 0 टू ए, तो x इक्वल टू आ गया 0 टू ए। ठीक, इसे आप इंटीग्रेट कर दो एक्स क्यूब बाई 3, फिर लिमिट्स रख दो तो ये आ जाएगा ए क्यूब बाई 3। इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल सेम वे में अब इंटीग्रल निकालेंगे अलोंग ए बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, ए बी लाइन की इक्वेशन अगर हम फिगर से देखेंगे तो x इक्वल टू ए। तो यहाँ आ गया x इक्वल टू ए, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। ये x इक्वल टू ए और डी एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 में रखा तो ये पोर्शन हो गया 0। और आपका ये बन जाएगा ए वाई डी वाई। ठीक, तो ये बन गया ए वाई ओवर इंटीग्रल डी वाई। वाई की लिमिट्स ए बी लाइन के अलोंग कितनी है, वाई की लिमिट है यहाँ पर 0 और यहाँ पर ए, तो 0 टू ए। तो वाई इक्वल टू हो गया 0 टू ए। तो ये हो गया ए वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू ए। तो ये बेसिकली हो गया ए क्यूब बाई 2। इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। फिर इंटीग्रल ओवर ए बी निकाला था, अब निकालेंगे बी सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बी सी लाइन की इक्वेशन जब आप देखने जाएंगे उस लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू ए और डी वाई की वैल्यू हो गई आपकी 0। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ये आप इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, डी वाई 0 रखेंगे तो वो ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ डी वाई 0 रखा तो ये 0 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा।
तो ये बचा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। तो लाइन BC है, तो BC के अलोंग एक्स की लिमिट कितनी हो गई, सॉरी BC नहीं BD के अलोंग एक्स की लिमिट हो गई A to 0, x इक्वल टू A to 0। यहां पर हमने BC नहीं लिया था, BD लिया था, लाइन BD। ठीक है, C हमने हटा दिया। इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया x³ 3, लिमिट A to 0, तो ये हो गया -A³ 3, इक्वेशन नंबर 6। लास्ट लाइन हमारी, लास्ट लाइन है अलोंग DO F वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। DO, DO के अलोंग, DO के अलोंग जो लाइन है, ये DO लाइन जो है, इसकी इक्वेशन क्या है, x = 0। तो x = 0, तो dx भी हो गया आपका 0। x = 0, dx = 0 हमने F.dr में रखना है, यानी इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। x = 0 और x = 0 रखा तो ये भी 0 और ये भी 0, तो यानी कि पूरा का पूरा F.dr, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगी। ठीक है, 0 = 0, इक्वेशन नंबर 7। बस, अब जो हमारी ये 4 5 6 7 है, उसको पुट कर दो। पुट 4 5 6 एंड 7 × 2। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं पहले OA की वैल्यू, फिर AB की वैल्यू, फिर B की वैल्यू और फिर इसकी वैल्यू। तो इन सब की वैल्यूज रखते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या है, A³ 3, A³ 2 -A³ 3। तो A³ 3 प्लस A³/2 -A³/3 प्लस 0। तो इससे आपसे इससे ये कट गया, तो बाकी का जो बचा A³/2, इक्वेशन नंबर 8। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी निकल गई इक्वेशन नंबर 8 से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड। चलिए समझते हैं कि अब हम राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है, डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ F.n�cap ds, वही लिख देते हैं। डबल इंटीग्रल ओवर S कर्ल ऑफ F वेक्टर डॉट n�cap ds। F वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल ऑफ F वेक्टर क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट I J K डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, एफ की वैल्यू क्या दी है हमें, एफ की वैल्यू दी है एफ वेक्टर x² तो ये x², xy और यहाँ पर 0। इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे, दैट इज योर वर्क। तो ये हो जाएगा y k। ठीक, अब एन कैप की वैल्यू निकालते हैं। एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द सरफेस। तो हमारा सरफेस क्या है, इस फिगर को देखो, हमारा सरफेस है ये। ठीक है, ये इस एरिया पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस एरिया ये किस में पड़ रहा है, एक्स वाई प्लेन में पड़ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा हो जाएगा, के कैप, जो जेड एक्सिस पे पड़। डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx dy। ठीक, ये सब चीजें हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में रख देते हैं। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल y k डॉट k कैप dx
dy। ठीक। अब यहाँ पर हम जो हमारा ये है एरिया, इसमें हमें लिमिट रखनी है, तो वही वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल दो। सपोज हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप डाल दी, तो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। यहाँ पे y की वैल्यू 0 और कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पे, तो यहाँ y की वैल्यू a। तो y इज इक्वल टू 0 to a। और इस स्ट्रिप को आप लेफ्ट टू राइट कहाँ तक मूव कर सकते हो, लेफ्ट में यहाँ तक यानी x इक्वल टू 0, राइट में यहाँ तक यानी x इक्वल टू a। तो x की लिमिट हो गई 0 to a। ठीक। बस आगे हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। 0 to a, 0 to a, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट आपको पहले करना है। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, पहले y के रेस्पेक्ट कर देते हैं, तो ये y² by 2, 0 to a dx। तो ये हो गया a² by 2 इंटीग्रल 0 to a 1 dx। तो ये हो गया आपका a² by 2 इंटू x 0 to a। तो दिस इज इक्वल टू आपके पास आ गया a³ by 2। ठीक। ये जो हमने इक्वेशन नंबर इसमें 8 से, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई a³ by 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 8 से। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 9 से राइट हैंड साइड वैल्यू आ गई बाई 8 and 9 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पेज में अगर आप देखना चाहें तो वो आपके लिए ये रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद चीजें आसान लगने लगती है। तो कोशिश कीजिए, समझिए, जहां डाउट आए पूछिए। एक लास्ट क्वेश्चन और इसके ऊपर हम कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका AKTU में 2022 में आया था। इस क्वेश्चन में कहा गया है इवेलुएट। तो ध्यान देना इस पे, यहां पर इस क्वेश्चन में कहा गया है इवेलुएट, वेरीफाई नहीं, तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड निकालेंगे। इवेलुएट इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C F वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाई स्टोक्स थ्योरम, where F vector is equal to y² I plus x² J minus x plus z k, and C is the boundary of triangle with vertices at 0, 0, 0, 1, 0, 0 and 1, 1, 0। तो सॉल्यूशन। ठीक। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। उसने क्या कहा है, सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। तो इसको अब अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहला पॉइंट दिया है 0, 0, जो कि ये ओरिजिन होगा। ठीक है। पहला पॉइंट जो हमें मिला है दैट इज 0, 0, ये ओरिजिन हो गया।
दूसरा पॉइंट मिला है 100, जो कहाँ पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा 100। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हमें दिया 110, 110 कहाँ पड़ेगा, वो यहाँ पड़ेगा। कैसे पता चला, x इक्वल टू 1 लाइन पे पड़ेगा और y इक्वल टू 1 ऊपर कहीं पे पड़ेगा। तो 110 यहाँ पर, तो जिस ये एक्स वाई प्लेन में आपका ट्राइंगल उसने बनाया है, दिया है। ठीक है, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ये आपका ओ, ए और बी हो गया। ओ के कोऑर्डिनेट आप जानते हो, बी के कोऑर्डिनेट भी आप जानते हो, 110। ठीक है, तो अब उसने हमसे कहा है इवेलुएट करने। तो बाई स्टोक्स थ्योरम, सिंगल इंटीग्रल, क्लोज सिंगल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस। तो अब हम सिर्फ डबल इंटीग्रल निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा, तो पहले वो निकालते हैं। तो एफ वेक्टर तो आप जानते ही हो, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा हमारा, वो होगा आई जे के। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ आई का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -x - z। ठीक, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू आई कैप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, इसका y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 0, माइनस इसका z के रेस्पेक्ट किया तो 0, 0 - 0 -j। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, इसका x के रेस्पेक्ट किया तो -1, फिर इसका z के रेस्पेक्ट किया तो 0, तो -1 - 0 प्लस के कैप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, इसका x के रेस्पेक्ट किया तो 2x, इसका y के रेस्पेक्ट किया तो 2y, तो 2x - 2y इज इक्वल टू j प्लस 2 × x - y की। तो यही चीज हम वहां पर लिखने वाले हैं। तो कर्ल ऑफ एफ हमारा क्या आ गया, अभी जो हमने निकाला, j प्लस 2 × x - 1, j प्लस 2 × x - y के कैप। ठीक, डॉट प्रोडक्ट। ये जो हमारी फिगर बनी है कौन से प्लेन पे बनी है, अगेन एक्स वाई प्लेन पे, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर लगता है, के कैप, वही हमारा एन कैप की वैल्यू है। क्योंकि हमारी फिगर एक्स वाई प्लेन में बनी है, तो डी एक्स हो गया dx dy। ठीक, तो आगे इसको करते हैं, तो ये हो गया डबल इंटीग्रल, डॉट प्रोडक्ट लिया तो 2 × x - y dx dy। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है। तो लिमिट रखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो परपेंडिकुलर डाल दो या फिर हॉरिजॉन्टल डाल दो। सपोज हमने परपेंडिकुलर ही डाल दिया। ठीक, तो यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू लिख दी इक्वल टू 0। ठीक, खत्म कहाँ हो रही है, इस पे खत्म हो रही है। तो ओ बी लाइन जो है, इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ कैसे पता चला। इस ओरिजिन की कोऑर्डिनेट है 0 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 1। तो अगर कोई 0 0 1 1 से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। और बाय द वे, अगर आपको ये नहीं पता है, तो एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
passing through x1, passing through 2 point x1 y1 into x2 y2। ठीक है, तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस x1। तो इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करके लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रिप डाल के निकाल लिया लिमिट y की 0 to x। अब इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हो? लेफ्ट में यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ पे z की वैल्यू, x की वैल्यू 0, और राइट में यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1। तो हमारी x की लिमिट हो गई 0 to 1। अब चूंकि हमारी y की लिमिट वेरिएबल है, तो इसलिए हम पहले y के रेस्पेक्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे। y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर ये बनेगा, और लिमिट रख देंगे y इक्वल टू 0 to x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1। लिमिट रखी y की जगह x, तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह 0 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1 x² dx। यहां पर हमने वैल्यू इंटीग्रेट किया तो ये हो गया x³ बाई 3 0 to 1, तो इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा आंसर। पूरे क्वेश्चन को एक पेज में आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये इवेलुएट करने को आया था, इसलिए हमने इसमें राइट हैंड साइड ही निकाली। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको समझिए। कोई और डाउट अगर किसी भी तरीके का आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उस कॉलेज का नाम आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो किन किन कॉलेज के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। जैसा आप जानते हो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप इस पे चलता है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अगर स्टोक्स थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।